नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब वह यानी भारत यानी अपना देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश में है और उसने तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब वैसे देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूएस की है। यूएस की अर्थव्यवस्था 24.1 ट्रिलियन डॉलर की है। इस तरह से यूएस दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरे नंबर पर आता है चीन। चीन की अर्थव्यवस्था 19.80 ट्रिलियन डॉलर की है। इस तरह से चीन दूसरे नंबर पर है। अब देखें तो भारत और चीन के बीच में दो अर्थव्यवस्थाएं हैं जिससे भारत तीसरे स्थान पर पहुंच सके। यह दो अर्थव्यवस्थाएं हैं जर्मनी और जापान। भारत की अर्थव्यवस्था मौजूदा समय में 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है। भारत ने यूके को पछाड़कर यह 5वां स्थान हासिल किया है दुनिया की अर्थव्यवस्था में। अब देखते हैं कि चौथी और तीसरी अर्थव्यवस्था कौन है। तो आपको बता दें कि तीसरी अर्थव्यवस्था है जापान और चौथी अर्थव्यवस्था है जर्मनी। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि जर्मनी की अर्थव्यवस्था 4.1 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि जापान की अर्थव्यवस्था 4.1 ट्रिलियन डॉलर की है। इस प्रकार देखें तो भारत को अभी 2 सीढ़ियों की छलांग लगानी है तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए। अब ऐसे में देखें तो जापान और चीन भारत की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में 2 बड़े देश सामने हैं जिससे भारत को चुनौतीपूर्ण मुकाबला करना है। जर्मनी अपने मामलों में, चाहे वो टेक्नोलॉजी का मामला हो या अन्य मामला हो, वह भारत को अर्थव्यवस्था के मामले में कड़ी टक्कर दे सकता है। और सबसे बड़ी चुनौती है तीसरे स्थान पर रहने वाला जापान। जापान दुनिया भर में अपनी टेक्नोलॉजी और अपने रिसर्च के लिए जाना जाता है। भारत को तीसरा स्थान अर्थव्यवस्था में पाने के लिए सबसे कड़ी चुनौती जापान देगा। अब इस प्रकार देखें तो भारत के सामने जर्मनी भी चुनौती है और जापान भी चुनौती है। अब इसे यूं ही नहीं कह सकते हैं कि जापान और जर्मनी को आसानी से पीछे छोड़कर भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उसमें अगर देखें तो भारत को कड़ी चुनौती का सामना भले ही करना पड़ेगा, लेकिन वह कोई मुश्किल नहीं है, कोई कठिन नहीं है कि वह दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। अर्थव्यवस्था के लिए उसे अपने उद्योग, अपना कारोबार और अपना श्रम क्षेत्र संवारना, सुधारना होगा, जिसके लिए भारत पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। अब देखें तो आज से 10 साल पहले, यानी देश में जो मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के समय भारत की यह अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी दुनिया में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में स्पष्ट तौर पर कहा था कि भारत निकट भविष्य में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और वह इसके बाद दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य भी हासिल करेगा। अब जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से करीब 8 साल पहले कहा कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, तो भारत ने दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। भारत की अर्थव्यवस्था मौजूदा समय में 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है। यह बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की, यानी भारत दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था को संवारने, सजाने, संवारने, सुधारने के लिए देश के प्रधानमंत्री अपने हिसाब से रणनीति बनाते हैं और कूटनीति के जरिए दुनिया के उद्योगपतियों को, औद्योगिक घरानों को भारत आने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब इसी कड़ी में देखा जाए तो चीन में अभी तक एप्पल अपना बड़ा उद्योग स्थापित किए हुए था, लेकिन अब एप्पल भारत आने की तैयारी में है। एप्पल अगर भारत आता है, एप्पल ने जैसा कि कहा है, जैसा संदेश मिला है कि एप्पल भारत में आईफोन 14 का निर्माण करेगा। अब इस तरह से एप्पल का जो योगदान होगा, अभी तक एप्पल के आईफोन भारत में करीब 4 लाख फोन हर साल, यानी 4 लाख आईफोन हर साल भारत में एप्पल के बिकते हैं। लेकिन भारत में जब एप्पल अपने आईफोन का निर्माण करने लगेगा तो एक सहज अनुमान है विशेषज्ञों का कि यह तादाद 6 लाख आईफोन से अधिक बढ़ जाएगी। यानी एप्पल को भारत एक बड़ा बाजार नजर आया है, जिसकी बदौलत वह भारत में अपना एक स्थान बनाएगा। और भारत में जब वह स्थान बनाएगा तो चाहे लेबर कास्ट हो या लेबर का सेक्टर हो, लेबर को रोजगार मिलेगा, तो वहीं अर्थव्यवस्था में भी एप्पल की भागीदारी होगी, यानी भारत की अर्थव्यवस्था में भी एप्पल की भागीदारी होगी। अब इसी के साथ ही दूसरा पॉइंट देखते हैं कि चीन में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बुरी तरह से तबाह हुआ है। चीन का जो दुनिया भर के उद्योगपति हैं, उनका औद्योगिक क्षेत्र, यानी इस तरह से कहें कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब अभी तक चीन जाना जाता था। लेकिन भारत ने जो लक्ष्य तय किया है कि अब भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, इसी के परिप्रेक्ष्य में जो दुनिया भर की इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं जो चीन में अभी अपना काम कर रही हैं, अपना कारोबार कर रही हैं, उनको भारत की ओर आकर्षित किया जा रहा है। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि चीन में जो इस समय इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, यानी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो काम कर रहा है, वो बंद हो चुका है करीब करीब, और वह भारत आता है तो यह भारत की अर्थव्यवस्था में एक कड़ी होगा, यानी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में उसका एक बड़ा योगदान होगा। अब देखिए, वैसे देखें तो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में फिलहाल अभी भारत ने यूके को पीछे छोड़ा है। यूके को पीछे छोड़ने के पीछे एक बड़ा कारण सामने आया है कि जो यूके की स्थानीय मुद्रा थी और डॉलर था, यूएस डॉलर था, उसमें समानता नहीं रही। यानी एक समतुल्य जो एक समान स्तर पर रहना चाहिए था, वह नहीं रहा, जिसकी वजह से यूके की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई और भारत उसी में
अपनी बाजी मार ले गया और भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था तेज की, अर्थव्यवस्था ठीक की, औद्योगिक सेक्टर को बढ़ावा दिया, जिससे उसको अपना एक अहम स्थान मिला, यानी दुनिया में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कामयाब रहा। अब इसी के पीछे देखें तो भारत यह दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बना, तो इसके पीछे मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया और जो न्यू स्टार्टअप आए हैं उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में अपना एक बड़ा योगदान दिया है। अब देखें सामान्य तौर पर तो भारत में इधर 75,000 से अधिक न्यू स्टार्टअप प्रारंभ हुए, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में एक सहयोग रहा, एक योगदान रहा। न्यू स्टार्टअप जो आए 75,000, उसमें देश के करीब 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला। इस तरह से जीडीपी में यानी हमारी अर्थव्यवस्था में यह एक बड़ा योगदान रहा। अब देखते हैं कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में अक्सर आता है कि वो विदेशों के दौरे पर रहते हैं, कभी वह न्यूजीलैंड जाते हैं तो कभी इंग्लैंड जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं तो कभी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। इस तरह से वह भारत दुनिया भर के देशों में भ्रमण करते रहते हैं। इसके पीछे देखें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के उद्योगपतियों को, औद्योगिक घरानों को भारत आने के लिए आमंत्रित करते हैं कि आप भारत आइए और अपनी इंडस्ट्री लगाइए, भारत की जीडीपी में यानी अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दीजिए। यह तो बात हुई कि भारत में किस तरह से। अब इसी के साथ ही देखें तो देश का सबसे बड़ा जो प्रांत है, जो राज्य है, वह उत्तर प्रदेश है। अब भारत ने जो लक्ष्य तय किया है कि हमें भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है, उसमें उत्तर प्रदेश ने अपनी जो रणनीति तय की है, जो अपना आयाम दिखाया है, उसने यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने तय किया है, उनकी सरकार ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य तय करता है वह $1 ट्रिलियन तय करता है। इस प्रकार देखें तो भारत की कुल अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह $5 ट्रिलियन का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उसने $1 ट्रिलियन की जो रणनीति तय की है, उसमें एक बड़ा योगदान हो सकता है उत्तर प्रदेश का भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में। अब इस प्रकार देखें तो कुल मिलाकर के जैसा कि दिख रहा है $1 ट्रिलियन यानी भारत की कुल अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य तय है उसमें 20% की हिस्सेदारी यानी भागीदारी तय करने के लिए अभी से लक्ष्य तय किया है उत्तर प्रदेश में। अब यही देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा औद्योगिक शहर है कानपुर। कानपुर में चमड़ा उद्योग दुनिया भर में जाना जाता है, यानी कानपुर का चमड़ा उद्योग, चर्म उद्योग दुनिया भर में जाना जाता है। कानपुर के चर्म उद्योग ने जो अपना जीडीपी में या अर्थव्यवस्था में जो सहयोग दिया है, जो योगदान दिया है, वह 23,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया है, यानी 23,000 करोड़ रुपए का उसने अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है। अब देखते हैं दुनिया में हम कैसे दुनिया की यानी सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था कैसे बन सकते हैं। अब जिस प्रकार आईटी सेक्टर ने अपना एक बूम दिखाया है कि आईटी सेक्टर में नए नए सेक्टर, उसके सब सेक्टर बन रहे हैं जो जापान को सीधी चुनौती देने के लिए तैयार हो रहे हैं। भारत में शोध भी हो रहे हैं और आईटी सेक्टर बड़ा काम कर रहा है भारत का। इस तरह से जापान को सीधे सीधे चुनौती देने की तैयारी है अर्थव्यवस्था के मामले में। अगर अर्थव्यवस्था हमारी जापान को चुनौती देती है तो इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा।
हालांकि भारत ने जो तय किया है लक्ष्य अपना वह 2029 में, यानी अब से करीब 7 साल बाद, यानी 7 साल की अवधि में वह दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयारी में है, तैयारी कर रहा है और उसने लक्ष्य निर्धारित किया है $5 ट्रिलियन का। अब इस प्रकार पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो कदम कदम पर भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगा है। अब जैसे मसलन उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, उत्तर प्रदेश का उल्लेख करें तो देखेंगे कि उत्तर प्रदेश ने एक नया स्लोगन दिया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। जी हां, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का मतलब है कि एक जिला एक उत्पाद। जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख ट्रेनें चल रही हैं उसमें एक ट्रेन को एक जिले के नाम पर वहां के उत्पाद को लेकर, उसके गुणवत्ता, क्वालिटी और बहुत सारी चीजों को लेकर के उसमें पूरी ट्रेन को यानी पूरी रेल को विज्ञापन से रंग दिया है, जिसमें उस जिले के, उस जनपद के उत्पाद की खासियत से लेकर के उसकी बेहतरीन वह क्या है, कैसा है, दुनिया को आकर्षित कर रहा है। इस प्रकार एक जिला एक उत्पाद की जो रणनीति है उत्तर प्रदेश की, वो दुनिया के सामने आ रही है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश अपनी जो ये रणनीति तय की है, जो लक्ष्य तय किया है $1 ट्रिलियन का, उसे हासिल कर ले तो कोई शायद बड़ी बात ना होगी। अब इसके साथ ही बात करते हैं दोस्तों महंगाई की। अब एक और तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी, हालांकि सबसे बड़ी नहीं, तीसरी अर्थव्यवस्था के लिए वह तैयारी कर रहा है और अग्रसर है, लेकिन उसकी जो महंगाई है, उसकी जो रुपए और डॉलर का जो असंतुलन है वह चौंकाने वाला है, क्योंकि इस समय, मौजूदा समय में डॉलर जो है वो 81-82 रुपए के आसपास है। यानी $1 की कीमत भारतीय रुपयों में देखें तो 81 से 82 रुपए के बीच में इन दिनों रन कर रही है। इस तरह से देखें तो महंगाई देश पर बड़ी भारी पड़ रही है, यह एक बड़ी चुनौती है जिसका सामना करना आसान नहीं है। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि दुनिया से हम कहीं कुछ भी खरीदते हैं तो हमें डॉलर में खरीदना होता है, चाहे वह ऑयल खरीदना हो हमें, या टेक्नोलॉजी हमें लेनी हो दुनिया से, या कोयला लेना हो, या खाद्य पदार्थ लेने हो, खाद्यान्न लेने हो दुनिया से, तो हमें डॉलर के तौर पर उसे भुगतान करना होता है दुनिया को। इस प्रकार डॉलर तो बढ़ता जा रहा है तेजी से, लेकिन रुपए का जो अवमूल्यन हो रहा है वह एक बड़ी चिंता का विषय है भारत के लिए। अब वैसे देखें तो देश के प्रधानमंत्री जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उस समय $1 की कीमत भारतीय रुपयों में करीब 45 रुपए थी। इसके बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुए, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था में जो ये डॉलर और रुपए का मामला है तो $1 की कीमत करीब 59-60 रुपए थी। यानी मोदी सरकार में डॉलर तो बढ़ा लेकिन रुपए का अवमूल्यन बड़ी तेजी से हो रहा है। यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि मौजूदा समय में जब मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस समय 81-82 रुपए में डॉलर है, जब जिससे हमारा लगातार दिख रहा है कि हमारे रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। अब इस प्रकार पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो हम दुनिया में कहीं से कुछ भी, चाहे कोयला हम आयात कर रहे हों, या कोई खाद्यान्न आयात कर रहे हो, या टेक्नोलॉजी हम आयात कर रहे हो, या कोई भी अन्य वस्तु हम आयात कर रहे हो, तो हमें डॉलर के रूप में दुनिया को पैसा देना होता है। अब इस प्रकार रुपया तो हमारा अधिक जा रहा है और डॉलर के रूप में हमें एक बड़ी चोट मिल रही है, जिस तरह से हमारा डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो डॉलर का बढ़ना देश के लिए चिंताजनक है, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह दुनिया में डॉलर पर ही टिकती है, डॉलर ही सामने दिखता है। दुनिया में ग्लोबल मार्केट में डॉलर ही अपनी एक पहचान रखता है, यानी दुनिया भर में एक केंद्रीय मुद्रा के रूप में डॉलर है।
इस प्रकार पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर हम देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखें, अब भारत यानी देश के प्रधानमंत्री या भारत सरकार जैसे भी कह लें, देश में नए उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए देश भर में कभी हैकाथॉन होता है या कोई और समिट होता है जिसमें उद्योगपतियों को, औद्योगिक घरानों को, दुनिया भर के औद्योगिक घरानों को आमंत्रित किया जाता है कि हमारे देश में आइए और हमारे देश में उत्पादन इकाई लगाइए जिससे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़े। अब यहीं तक नहीं है, वैसे देखें तो भारत सरकार ने नए उद्योगों के लिए अनगिनत रियायतें उनको देना प्रारंभ किया है। यह रियायतें उसको असीमित क्षेत्र में मिल रही हैं जिससे वह अर्थव्यवस्था को चार चांद लगा सकें और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकें और अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें। क्योंकि जब हमारे यहाँ कोई भी उत्पाद बनता है या कोई भी प्रोडक्शन होता है, तो चाहे वो लेबर हो, लेबर को अगर मजदूरी मिलती है, उसको काम मिलता है, तो उसकी बेरोजगारी एक तरफ खत्म होती है तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था बढ़ती है। इस प्रकार कुल मिलाकर के देखें तो दुनिया के सामने भारत एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है अर्थव्यवस्था को लेकर के। क्योंकि जिस तरह से 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से अर्थव्यवस्था में दुनिया में जो 10वां स्थान था, उससे अब वह भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि 2029 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, वह भी 5 यानी $5 ट्रिलियन के तौर पर बनकर। अब यही देखें तो दुनिया में 2 सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं हैं जो यूएस है और चीन है। अब यह तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता है कि चीन को और यूएस को भारत अर्थव्यवस्था के मामले में कड़ी टक्कर देगा, क्योंकि अगर इन दोनों देशों को देखें, यूएस और चीन को, तो करीब 44% अर्थव्यवस्था इन दोनों बड़े देशों के हाथ में है। इसलिए लिहाजा ये तो नहीं कहा जा सकता है कि भारत इन दोनों बड़े देशों को चुनौती देने की स्थिति में है, यह तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यह जरूर दिख रहा है, जिस प्रकार रणनीति दिख रही है, जिस प्रकार औद्योगिक विकास दिख रहा है। अब यही यह बात करते हैं कि जिस प्रकार सड़कों का यानी राजमार्गों का यानी राष्ट्रीय राजमार्गों का देश में विकास हुआ है, वह अर्थव्यवस्था में कहीं न कहीं अपना एक बड़ा योगदान देंगे। क्योंकि आयात निर्यात से लेकर वाहनों की आवाजाही और उत्पाद को एक स्थान से दूसरे उत्पाद को दूसरे शहर में ले जाने में एक बड़ी सरलता, बड़ी कामयाबी मिलेगी और आसान हुआ है यातायात। यानी औद्योगिक घराने के लिए जो ये रोड्स का नेटवर्क बना है, यह एक बड़ा रास्ता है उसके लिए। यानी यूं कहें कि औद्योगिक घरानों के लिए रोड्स का विकास यानी जो सड़कों का निर्माण हुआ है, जो विकास हुआ है, उसके लिए कहीं ना कहीं यह एक प्लस पॉइंट है। इस प्रकार पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत की जिस तरह से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है वह एक अच्छी बात है, लेकिन महंगाई का बढ़ना भी चिंताजनक है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। दोस्तों, आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।